मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे 4 फरवरी 2023 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स प्लस आपका जनवरी मंथली करंट अफेयर्स और एमपी मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2023 के ये 3 लेक्चर और आने वाले हैं। तो आज संडे मनाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं 4 फरवरी का। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला सर हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी। अगर ये नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष, ठीक है। और अगर ये भी नहीं होते तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो संयुक्त बैठक की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। मतलब कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बुलाएंगी और अध्यक्षता कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे। क्लियर? इस बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 87, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव जो होते हैं हमारे 5 साल में, लोकसभा के आम चुनाव, उन आम चुनावों के बाद दोनों जो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के पहले सत्र को कौन संबोधित करेगा? हमेशा तो राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ भी एक कंडीशन क्या बन जाती है? राज्यसभा और लोकसभा फिर से संयुक्त बैठते हैं। दूसरी कंडीशन कब बनती है? प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक एक नया साल शुरू हुआ, फिर जब वो पहला सत्र होगा तो उसे कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये दोनों ही आर्टिकल और दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पब्लिक कमेटी, ओके, का गठन किसके द्वारा किया गया? जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसका गठन किसने किया है भाई? कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप के ऊपर, उसमें उन्होंने बताया है कि इन्होंने बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं। तो भारत में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सरकार पर प्रेशर डाल रही हैं कि ये घोटाला हुआ है और इस घोटाले को लेकर दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जानी चाहिए। तो जब इस समिति की सिफारिश की जाती है तो इसका गठन कौन करता है? आप लोग वहां पर संसद ऑप्शन में मत लगाइएगा, राष्ट्रपति लगाइएगा, ना ही प्रधानमंत्री। ओके, कौन करता है इसका गठन? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी विशेष उद्देश्य से संसदीय संयुक्त समिति जेपीसी का गठन करेगा। कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए या कोई ऐसा विधेयक होना चाहिए जहां सहमति नहीं बन रही है या कोई विशेष परिस्थिति, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? संसदीय संयुक्त समिति का गठन करेगा। इसमें दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, प्लस क्या होगा? सत्ता पक्ष, मतलब अभी कौन है सत्ता में? बीजेपी है। और विपक्ष मतलब कौन है? कांग्रेस है। तो इन दोनों के मेंबर भी इस समिति में शामिल होंगे। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। इसमें कोई निश्चित सदस्य संख्या नहीं है कि कितने सदस्य होंगे, ये उसी वक्त निश्चित किया जाता है। इसका उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। मतलब इसका उद्देश्य बन गया, इसका उद्देश्य पूरा हो गया, उसके बाद इस समिति को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट पर चर्चा हुई है? तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जैक सुलिवन, इनके मध्य मुलाकात हुई। आईसेट इसी को बोला जाता है। आईसेट का प्रारंभ टोक्यो में जो क्वाड लीडर थे, ओके, इनकी सबमिट के दौरान हुआ था। कब? 2022 में। भारत के कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर इसका प्रारंभ किया था। ठीक है। इसके तहत दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों तथा अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक प्रौद्योगिकी भागीदारी और रक्षा सहयोग को विस्तार देना है। यह दोनों देशों के मध्य स्टार्टअप इकोसिस्टम और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देगा। तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के मध्य यह पहली पहल है। अगला है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पेरिस क्लब संबंधित है किससे? तो पेरिस क्लब का संबंध पश्चिमी ऋण देने वाले देशों के एक समूह को क्या कहा जाता है? पेरिस क्लब कहा जाता है, याद रखिएगा।
पेरिस क्लब के द्वारा श्रीलंका के कर्ज पर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन दिया गया है। इसकी स्थापना पेरिस क्लब की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका उद्देश्य था विकासशील और उभरते देशों को ऋण सहायता देना, उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए एक रोड मैप तैयार करके उनको ऋण देकर उनका समाधान करना। इस समूह में कुल 22 सदस्य हैं जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD से जुड़े हुए हैं। इसका सचिवालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस में। तो याद रखिएगा पेरिस क्लब को। हाल ही में बजट में चर्चा में आई योजना कौन सी? अमृत धरोहर। बजट पर पूरा लेक्चर है 20 मिनट्स का, उसमें इन सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया गया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। कौन सी योजना है? अमृत धरोहर। तो इसका उद्देश्य क्या है? अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अमृत धरोहर योजना लॉन्च की है 2023 के बजट में। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के सर्वोत्तम उपयोग में वृद्धि, मतलब इनका इष्टतम या सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए उसको बढ़ावा देना, और साथ ही इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। अगले 3 सालों में अमृत धरोहर योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को क्या करना है, क्या उद्देश्य है इसका? इको टूरिज्म और कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी, ठीक है, और स्थानीय समुदाय जो भी आर्द्र भूमि के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी आय में वृद्धि करेगी। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर या आर्द्र भूमियां हैं। रामसर सम्मेलन ईरान में 1971 में हुआ था और प्रति 2 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा भारतीय सेना के द्वारा। इसके तहत कई कल्याणकारी योजनाएं या जो भी छोटी मोटी पहलें वो चलाई जा रही हैं। सेना द्वारा सद्भावना स्कूल, बुनियादी ढांचा विकास और शिक्षा यात्राएं शामिल हैं। ऑपरेशन सद्भावना का संचालन कहाँ हो रहा है? तो लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व संबंधित क्षमता किससे संबंधित है? तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इससे संबंधित जानकारी साझा की। COP27 में भारत की इक्विटी और CBRRC मतलब समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व संबंधित क्षमता का मूल सिद्धांतों पर जोर दिया है भारत ने। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि विकसित देशों को विकासशील और अल्प विकसित देशों से अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी किसकी? जलवायु परिवर्तन की। और जब ये देश जूझेंगे, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा कि पाकिस्तान में बाढ़ आई तो अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के कई देशों ने पाकिस्तान की मदद की। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से इतनी भयानक बाढ़ आई थी पाकिस्तान में। तो ये देश क्या करते हैं, विकासशील देश इसकी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि इन्होंने विकास ज्यादा किया है और इन्हीं की वजह से एनवायरनमेंट को इतना नुकसान हुआ है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही नई मंजिल योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो नई मंजिल योजना का प्रारंभ 8 अगस्त 2015 को पटना, बिहार से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है और विश्व बैंक द्वारा इसे समर्थन दिया गया। 50% हिस्सेदारी विश्व बैंक की है इस योजना में और विश्व बैंक द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए भारत में यह पहली योजना है जिसमें विश्व बैंक ने सहायता की है। तो विश्व बैंक 5 सालों तक नई मंजिल योजना को क्या करेगा? वित्त पोषण करेगा और इसके लिए विश्व बैंक 650 करोड़ रुपए की क्या करेगा? सहायता देगा। इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना। जो अल्पसंख्यक युवा क्या कर चुके हैं? स्कूल छोड़ चुके हैं और उनके पास स्कूल छोड़ने का कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे युवाओं को क्या करना? औपचारिक शिक्षा देना और कौशल प्रदान करना तथा उन्हें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत लाना है, जिससे क्या हो सके? उनकी जीवन बेहतर हो सके और बेहतर अवसर उन्हें आजीविका के लिए प्रदान किए जा सके। क्लियर है?
अगला देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाला रेड सैंडर्स किससे संबंधित है? तो भाई रेड सैंडर्स या लाल चंदन हिंदी में कहें तो ये वृक्ष की क्या है, एक प्रजाति। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी अल्लू अर्जुन की, तो उसमें यही टॉपिक था, लाल चंदन की तस्करी की जाती थी। यह वृक्ष की प्रजाति है जो भारत के पूर्वी घाटों पर पाई जाती है। हाल ही में साइट्स व्यापार डेटाबेस में लाल चंदन के निर्यात से जुड़ी 28 घटनाएं दर्ज की गई। इसमें बताया गया है कि 28 घटनाएं ऐसी हैं कि इसका अवैध रूप से क्या हो रहा था, निर्यात हो रहा था, तस्करी हो रही थी, व्यापार हो रहा था। साइट्स व्यापार डाटाबेस में लाल चंदन के निर्यात से जुड़ी 28 घटनाएं दर्ज की गई। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक इसमें वृद्धि होती है ना। इस लाल चंदन की ऊंचाई कितनी होती है, 10 से लेके 15 मीटर तक, और इसका एक जो वृक्ष होता है वो 20 से लेके बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। 45 वर्षों में इसका पूरा वृक्ष तैयार होता है। भारत की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाल चंदन के आयात क्या है, प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात सीमित रखा गया है। लाल चंदन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 5 के अंतर्गत रखा गया है, जो IUCN के रेड डाटा लिस्ट के अंतर्गत इंडेंजर्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।